अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद मलिक एंड आई एम योर पीओसी इंस्ट्रक्टर और आप हमें देख रहे हैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है एक ही प्लेटफॉर्म से आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और पास पेपर के सॉल्यूशंस, इवन क्विजेस भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com, और फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 5, डेट इज पार्टनरशिप, जिसके बारे में हमने आपसे पिछले लेक्चर में भी बात की थी। लाइक व्हाट इज पार्टनरशिप, उसके बाद व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, और उनके बारे में बात की थी कि कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात की थी, राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की थी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि जब आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो चल रही है और एकदम से आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होता है कि आप उसपे सोल ऑनर हैं और जिस टाइम दिल किया आपका आपने बिजनेस को बंद कर दिया। नहीं, यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसीजर के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि वो कौन से प्रोसीजर होते हैं जिससे आपको गुजर कर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए जी स्टूडेंट, मैं आपके साथ फाइल शेयर कर लेता हूँ अपने साथ आपके साथ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे, मुदारबा एंड इट्स टाइप के बारे में बात करेंगे और मुशारका के बारे में बात करेंगे। तो साथ साथ में पढ़ते जाते हैं और आपको साथ साथ में समझाते जाते हैं कि वो चीजें क्या हैं और किस तरीके से आगे चलेंगे। ओके जी, सो पहला टॉपिक है हमारा डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में फर्क है। अगर हम सिर्फ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो जो है वो सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है। जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो खत्म नहीं होता है। हो सकता है कि इस दौरान जो 7-8 पार्टनर से उनमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई फ्रॉड का हिस्सा बन जाता है तो वो सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है। लेकिन जब सारे पार्टनर्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ जब उस पार्टनरशिप को खत्म करते हैं या ड्यू टू एनी रीजन एट द एंड ऑफ द डे अगर सारे पार्टनर इस चीज में अग्री कर जाते हैं कि पार्टनरशिप अब खत्म करनी है, तो देन वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है। इट मीन्स कि उसके बाद उस पार्टनरशिप के डिसॉल्व के बाद कोई भी पार्टनर उसको ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं इस फर्म का या इस कंपनी का मैं मालिक हूँ। ठीक है जी। तो डेजिल्यूशन जो है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो है वो आप जो है आप रिटेन भी कर सकते हैं उसकी अग्रीमेंट्स, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस पार्टनरशिप फर्म को जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाएँ। आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म में भी उसको जो है बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। वो वर्बली भी एग्रीमेंट हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि अपनी बेहतरी के लिए, आने वाले टाइम के लिए, और जिस तरीके से ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं और किस टाइम कुछ भी हो सकता है, कल को कोई सक्सेस, आपके बिजनेस को सक्सेस मिल जाए और उस टाइम पे जो है दूसरे पार्टनर्स की नीयत बदल जाए, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके लिए आप सेफ साइड पे अगर आप रिटेन काम कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम भी अगर आप रिटेन काम कर लेते हैं तो वो आपके लिए ही बेहतर होता है। ठीक है? तो तो इसके अंदर 2 आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आप अपने विद इन द फर्म एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें, ठीक है? जिसके अंदर आप कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोर्ट उसके डिसीजंस नहीं लेगा, बल्कि आपने जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था आप सबने पार्टनर्स ने मिलके, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सामने रखेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो भी चीज़ें होंगी आपने उस टाइम पे उस पर एक्शन लेना है। या फिर आप क्या करते हैं कि आप टोटली जो है अपना डिसीजन जो है वो कोर्ट के हाथ में दे देते हैं और कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी पार्टनरशिप का डिसीजन लेता है कि आइदर ये आपकी कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए या इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है? तो ये तो हो गया कि अगर गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व कर देगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
लेकिन अगर आप उसमें खुद ही जो है गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आपने जो खुद कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं उनके मुताबिक जब आप डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसके बेसिस पे आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बाय अग्रीमेंट, जो कि है सेक्शन 40। जो सेक्शन 40, 41, 42 ये लिखा है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है किसके, ये लॉ है, लॉ एंड रूल्स के मुताबिक ये चीजें हैं लिखी गई हैं, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है ये सारे सेक्शंस मौजूद हैं। और उसके अंदर अगर आप कभी भी जो है कोई भी पार्टनरशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी लॉ, हमारी गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कहती है, तो हमें वो पार्टनरशिप एक्ट निकालेंगे और उसमें सारे के सारे क्लॉज, सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो जो अगर हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना है हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है? और उसके उन इट मीन्स कि हम उन बाउंड्रीज के अंदर रहकर कर सकते हैं जो हम करना चाहें। अगर हम उसके अंदर, अगर उस सेक्शन के अंदर अगर वो चीज मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स के कल को कोई भी पार्टनर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अगर वो उस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप कोई स्पेशल केस, कोई स्पेशल उसके अंदर रिक्वायरमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि जो एक स्टैंडर्डाइज जो एक रूल है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या होता है कि जब सारे पार्टनर्स मिलके जो है एक एक म्यूचुअल डिसीजन पे आते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। और उसके अंदर रीजन कुछ भी हो सकता है कि शायद वो कंपनी जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। ठीक है? जो पार्टनर्स हैं वो जो हैं अपनी अपना अलग-अलग बिज़नेस करना चाहते हैं। आगे उनका सोचना है कि अब जो है ये इतने लेवल तक पहुँच चुका है कि अब हमें एक नई ऑर्गेनाइज़ेशन बना लेनी चाहिए। सबको अपनी-अपनी ईच ऑफ देम के कोई किसी फर्म में जाना चाहता है, कोई कहीं और जाना चाहता है, कोई शिफ्ट हो गया है कहीं। अगर कोई पाकिस्तान की पार्टनरशिप हो रही थी और वो बंदा कहता है यार अब मैं इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अब अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ, या मुझे एक अच्छी ऑफर आई है, मैं उस बंदे के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। तो उसके बाद सारे एक कमेटी बैठेगी, जितने भी पार्टनर्स होंगे, और वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिसॉल्व कर देंगे, जो कि उस एग्रीमेंट में होगा। तो ये तो है कि बहुत सुलह सलूक से कोई चीज़ जो है वो खत्म हो गई। ठीक है? पार्टनरशिप ना इसमें लड़ाई झगड़ा, ना कोई मसले मसाइल, सारों ने मिलके साइन भी कर दिया और म्यूचुअली वो एग्री भी कर गया। दूसरा हमारे पास कंपल्सरी रेज़ोल्यूशन। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स इस पे एग्री करें। ठीक है? ये एक ऐसी सिचुएशन, एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें ज़रूरी हो जाता है पार्टनरशिप को वहीं पर डिसॉल्व करना। ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसके अंदर आपकी पार्टनरशिप को बहुत, आपका पार्टनरशिप जो है वो चल नहीं रहा है, उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया है और अब वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो इस बेसिस पे आपको जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी डिसॉल्व। ठीक है? या ये हो सकता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो विद इन अ कंट्री हो, विद इन अ सिटी हो, वो आप इंटरनेशनल भी आपके पार्टनर्स हो सकते हैं कि एक पाकिस्तान का था, एक इंडिया का हो गया, एक अमेरिका का हो गया, एक चाइना का हो गया। आप 4 पार्टनर्स थे जो मिलके एक बिज़नेस को चला रहे थे। इस दौरान क्या होता है कि एक हंगामी हालात शुरू हो जाते हैं और 2 मुल्कों के बीच में जंग स्टार्ट हो जाती है। वो किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि कोई भी बिज़नेस जो है वो इंडिया के साथ नहीं करेगा, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सब कुछ बंद कर देती है। फिर उसके बाद इंडिया को जो है वो पाकिस्तान का एनिमी कंसिडर कर दिया जाता है। तो जिसका ये मतलब होगा कि अगर वो पार्टनर इंडिया से है, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वो जो है वो अनलॉ आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप एनिमी के साथ पार्ट बिज़नेस नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे आपको वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा और उस पार्टनर को जो है अपनी पार्टनरशिप से हटाना पड़ेगा। इट मीन्स कि पूरी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है? ये तो हो गया कोई अलार्मिंग सिचुएशन पे। कंटीजेंट रेज़ोल्यूशन क्या होता है? कंटीजेंट होता है कि जब कोई भी पार्टनरशिप जो है, a partnership may be dissolved subject to contract
between the partners or on the happening of any of the following contingencies। अगर इन सिचुएशन जो कि मैं पढ़ूंगा, अगर उनमें से कोई भी सिचुएशन जब होती है तो वहां पर उस सिचुएशन में जो है ये जो है मतलब ये सेलेक्टिव होती है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होती। अगर ये होता है तो ही जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो जाए, कोई एक पार्टनर जो है, अगर कोई 5-6 पार्टनर है उसमें से एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कुछ भी, तो क्या होगा कि वहां पर आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। या ये हो सकता है कि कोई भी उनमें से एक जो पार्टनर है वो जो है वो किसी फ्रॉड में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है जिससे सब पार्टनर्स को प्रॉब्लम होने लगता है, और उनका सबका कहना होता है कि जो है ये आगे पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये बंदा जो है इसने हमें बहुत ज्यादा लॉस करा दिया है, या ये ट्रस्ट वर्दी बंदा नहीं है। तो क्या होगा कि ये पार्टनरशिप उस बेसिस पे भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपकी जो पार्टनरशिप थी वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाई गई थी कि ये 10 साल तक हम इस पर काम करेंगे, और उसके बाद ये 10 साल तक जहां तक पहुंचेगी उसके बाद वी आर फ्री कि हम इस पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे, और उसके बाद हमारे सबकी मर्जी है कि हम उस बिजनेस को आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू करें या क्या करें, कि उसको सब अपना अपना अलग अलग फर्म बना ले या किसी के साथ भी ज्वाइन कर ले, लेकिन ये फर्म जो है 10 साल के बाद खत्म हो जाएगी। इट मीन्स कि वहां पे एक फिक्स पीरियड लगा दिया गया था। तो इस यहाँ ये भी कंटिजेंट रेजोल्यूशन में आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42। मीन्स कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई रॉकेट मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये किसी टाइम भी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर फिक्स टाइम तक के लिए था, तो अगर आप उसको कंटिन्यू भी करना चाहें तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप को। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, या कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा नहीं है, तो तब भी आपकी मर्जी होगी। जाहिर सी बात है कोई भी कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा एक ऐसे बंदे के साथ। तो मतलब ये सिचुएशन बेस्ड होती है ये रेजोल्यूशन, इसमें कंपलसरी नहीं होता कि जैसे कंपलसरी में तो आप चाहे ना चाहे आपको वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी वो पार्टनरशिप। बाय नोटिस क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से जिस टाइम चाहे वो पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है, और सिर्फ एक नोटिस उसको देना पड़ेगा, और उस नोटिस के अंदर वो पहले बताएगा कि भाई मेरे पास ये रीजन है, मैं इसकी वजह से पार्टनरशिप छोड़ रहा हूँ। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, वो रीजन अच्छा रीजन भी हो सकता है, बुरा रीजन भी हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि आप लोग विलिंग नहीं है ड्यू टू एनी रीजन। ये भी हो सकता है कि भाई मुझे एक अच्छी ऑफर आ गई है, या मैं अपना एक अलग से फर्म बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन ये है कि अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ड्यू टू एनी रीजन जो है वो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा पार्टनर को अपने, जिसके बेसिस पे ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई एक पार्टनर भी जो है वो सब पार्टनरशिप में से, अगर वो 7-8 लोग भी हैं, अगर उसमें से एक भी हट जाता है तो पूरी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप पूरी फर्म जो है वो डिसॉल्व होनी करीब, मतलब वो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। और उसको डिसॉल्व करने के लिए जो मतलब अगर उसको दोबारा बनाने के लिए दोबारा से पार्टनर्स का नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो उस पार्टनरशिप के अंदर वो हिस्सा था। तो इट मीन्स के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी को आप हटा नहीं सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये थी कुछ रेजोल्यूशन की टाइप जो कि आप जो है बिना कोर्ट को इन्वॉल्व किए आप जो है ये आराम से ये रेजोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कोर्ट को इन्वॉल्व करते हैं और कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं कि कोर्ट जो है उसको देखे और कोर्ट अपने मुताबिक एक फैसला कर दे, क्योंकि आप इन चारों टाइप्स की आपने कोशिश की लेकिन कोई भी पार्टनर जो है वो अग्री नहीं कर रहा है और वो मान नहीं रहा है किसी भी चीज को, तो फिर जो है आप गवर्नमेंट की तरफ रुजू करेंगे, कोर्ट की तरफ। तो कोर्ट जो है वो किन बेसिस पे करेगा कि जब कोई भी वो पार्टनर तो हटने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो पार्टनर हटना भी चाहता है ना तो उसका भी साइन वहां पे जरूरी है, ठीक है। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई मिसकंडक्ट एक्टिविटीज कर रहा है, कोई फ्रॉड का भी हिस्सा है, ठीक है, तो फिर भी उस पार्टनर के विदाउट साइन जो है आप उसको नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हमें कोर्ट का मतलब उसका हमें हेल्प लेनी पड़ती है, और जब कोर्ट उसको बीच में इन्वॉल्व होता है तो फिर वो कोर्ट जो है फिर उसको एक इवन उसको पनिशमेंट भी मिलती है, और साथ में आपका केस भी आपको जीत सकते हैं अगर वो सच में गिल्टी है तो, ठीक है।
अगर कोई ऐसी बिजनेस की कोई ऐसी पूरा का पूरी कोई ऐसी बिजनेस चल रहा था जो कि इलीगल था, ठीक है, और कोई कंप्लेन कर देता है कोर्ट को कि ये जो बिजनेस है, ये जो पार्टनर्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो इलीगल है, तो उन बेसिस पे भी जो गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट नोटिस ले सकता है और उनकी पार्टनरशिप को वो डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने इन्वॉल्व किया, कोर्ट खुद भी इन्वॉल्व हो जाएगी बीच में अगर कोई आपके खिलाफ केस कर देता है, वो आपके पार्टनर्स हो या कोई थर्ड पार्टी हो, फिर भी जो है वो आपको कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप सुलह सलूक से काम कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, आप डिसॉल्व भी कर देते हैं, तो कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो कोर्ट अपने मुताबिक ही चलेगा और वो फोर्सफुली चीजें डिसॉल्व होंगी। ठीक है जी, ये था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है हमारे पास मुदारबा। जो मुदारबा बेसिकली होता क्या है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मुदारबा क्या होते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप में, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, मुदारबा का मतलब क्या है। मुदारबा जो है बेसिकली एक जो है ये एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। ये अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल बैंकिंग होती है, उस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग होती है। ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस होता है वो ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर होता है, जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम होता है, वो इंटरेस्ट रेट पे काम करता है, मतलब फिक्स रेट पे काम करता है। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होती। बेशक आप प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होता बल्कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और इस्लाम जो है इस चीज की प्रोहिबिटेड है, कि वो उसके खिलाफ है इंटरेस्ट के। इट मीन्स कि हमारे इस्लाम में जो है वो प्रॉफिट और लॉस का जिक्र है। कोई भी फिक्स, जब आप किसी चीज को फिक्स कर देते हैं, किसी अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, तो वो इस्लाम के मुताबिक वो जो अमाउंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इस्लामिक मोड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग जो है वजूद में आई। और उनको जो है उसके अंदर जो पार्टनरशिप होती है ना, जैसे हम पार्टनरशिप वर्ड यूज करते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं मुदारबा एंड मुशारका। ठीक है, ये दो वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो मुदारबा होता है उसके अंदर होता यह है कि जो इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है रब्बुल माल और एक होता है मुदारिब। ठीक है, जो रब्बुल माल होता है वो होता है इन्वेस्टर, और मुदारिब होता है जो कि उस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करके जो है मैनेजमेंट लेवल जो भी अपने काम कर रहा है, वो उस मतलब एक बंदा है। मुझे मैं मेरे पास बहुत आइडियाज है, मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मैं बहुत मेरे अंदर बहुत एबिलिटीज हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, हर काम करने की एबिलिटी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो इट मीन्स कि मेरा एक फ्रेंड होगा या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि उस बंदे के पास जाऊंगा। वो बैंक भी हो सकता है, रब्बुल माल एक बैंक भी हो सकता है। ठीक है, कोई इंसान भी हो सकता है। मैं उस इंसान के पास गया, मैंने उसको बोला, अपना आइडिया शेयर किया, ही सेड ओके मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं कोई पार्ट नहीं लूंगा बिजनेस में, तुम जो सिर्फ मैं तुम्हें पैसे दूंगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस वो तुम मुझे देना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो तुम मुझे बता देना। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप में एक स्लीपिंग पार्टनर का जो काम होता है ना, इसके अंदर ये रब्बुल माल का वो काम होता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक वो उसमें है, लेकिन मैनेजमेंट लेवल में कोई भी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी किसके हाथ में होंगी, मुदारिब के हाथ में होंगी। मुदारिब को जो है हम यहाँ पर हम मुतारिब को यहाँ पर मैनेजर का नाम देते हैं, और जो रब्बुल माल है उसको सब्सक्राइबर का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ब्लैंक्स में कोई एमसीक्यूज में अगर आ जाता है कि सब्सक्राइबर रब्बुल माल को और क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सब्सक्राइबर बोलते हैं, और मुतारिब को दूसरा नाम क्या होता है, मैनेजर मैनेजर। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, तो वो बिजनेस जो है वो बेयर कौन करेगा, सिर्फ रब्बुल माल। क्यों? क्योंकि पैसे तो उसी के थे। मुदारिब उसमें लॉस बेयर नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि वो उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल ना हो, मतलब कि वो उसने कुछ जानबूझ के कोई फ्रॉड कोई ऐसी चीज ना की हो। तो फिर क्या होगा कि फिर रब्बुल माल उस पर केस कर सकता है कि इसने मेरे पैसे जानबूझ के जो है मेरा नुकसान करवाया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि उसका इतना नुकसान नहीं होगा मुदारिब का, क्योंकि पैसे तो सारे रब्बुल माल के लगे हुए थे। ठीक है, मुदारिब तो सिर्फ उसके पैसों पे काम कर रहा था, एज अ मैनेजर उसके काम को मैनेज कर रहा था, उसके पैसों से इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। ठीक है, जब वो प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसके बाद जो पहले एक प्रॉफिट रेशो, मतलब कि इसके अंदर प्रॉफिट रेशो की बात होती है, यहाँ पे कभी इंटरेस्ट रेट की बात नहीं होगी, प्रॉफिट रेशो की बात होगी।
तो क्या होगा कि वो जो एक प्री डिसाइडेड जो एक रेशो होगा कि मतलब कि लाइक 20%, 20% जो है जो उसमें आपको मिलेगा, 30% इधर किसी और को मिलेगा, 30% किसी और को मिलेगा। इट मीन्स कि प्रॉफिट जो है वो अननोन होता है, पता नहीं होता है कि कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन फिक्स इंटरेस्ट में ये होता है कि आपको जो है 30,000 रुपीज आपको मिलेंगे, 40,000 रुपीज आपको मिलेंगे, 1 लाख रुपीज आपको मिलेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये मैंने फिक्स अमाउंट बता दी है पहले ही। तो ये जो है ये अलाउ नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोल देते हैं 20%, तो 20% कल को वो 10,000 पे भी हो सकता है, 20,000 पे भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 मिलियन भी हो सकता है। इट मीन्स कि वो कुछ भी हो सकता है। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आपको मिल जाएगा। वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका 20% आपको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसके अंदर एक बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। उसके बाद मुदारबा को जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मल्टीपल मुदारबा और स्पेसिफिक पर्पस मुदारबा। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि मुदारबा जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी मल्टीपल बिजनेसेस के लिए, मतलब कि आपने जो है एक ही बंदा है, एक ही बंदे के ऊपर पैसे लगाए, लेकिन वो मल्टीपल काम कर रहा है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे जो मतलब कि इन्वॉल्व है। अगर वो एक सर्विसेज बिजनेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल वो एक ऑटोमोबाइल की, मतलब एक गाड़ियों की भी फैक्ट्री बना रहा है, उसका एक वर्कशॉप भी चला रहा है वहीं पर वो, ठीक है, और वो इसकी एक फैक्ट्री भी है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि उसकी कोई 5-6 कंपनी से अलग अलग काम कर रहा है वो, ठीक है। इट मीन्स कि क्या होगा कि वो उसने उसको अलाउ किया है कि ठीक है तुम भाई अलग अलग बिजनेस पे काम करो, लेकिन मैं तुम्हें हर बिजनेस के लिए बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि स्पेसिफिक पर्पस ऑफ मुदार मार्केट में क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है मुदारिब को कि वो सिर्फ एक ही नेचर ऑफ बिजनेस पे काम करेगा। अगर वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का कोई बिजनेस है, तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। उसका काम, उसके अलावा वो फिर सर्विस बिजनेस में नहीं जा सकता, वो किसी और बिजनेस में नहीं जा सकता। उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसने सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे की है। अगर वो उसमें बिजनेस को उस छोड़ के कोई और बिजनेस में काम कर रहा है साथ में, तो वो जो है वो वैलिड नहीं होगा और वो खिलाफ हो जाएगा मुदारबा के। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल वो रियल एस्टेट में कर रहा है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, क्योंकि वो कोई सीमेंट बिजनेस पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस होना चाहिए, मल्टीपल बिजनेसेस पे वो काम नहीं कर सकता। अगर वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है रबुल माल के साथ, अगर वो स्पेसिफिक मुतालबा के ऊपर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट है मुशारिका। मुशारिका जो होता है इसको बोला जाता है शिराकत, मीन्स के शरीक होना, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके काम करते हैं और उस प्रॉफिट के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, और उसका अल्टीमेट मकसद प्रॉफिट होना चाहिए। जाहिर बात है लॉस के लिए तो कोई भी नहीं करता, वो अलग बात है कि लॉस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो लेकिन आपका मकसद जो होता है वो प्रॉफिट होता है, तो इसको बोलते हैं मुशारिका। ठीक है। जैसे कि हमारे पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे मुशारिका में ये जो मुशारिका है इसके अंदर भी वही बात है कि जब दोनों पार्टनर्स मिलके वो मैनेजमेंट लेवल में भी और इन्वेस्टमेंट लेवल में भी दोनों में जब सेम होंगे कि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हैं और दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो मुशारिका का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मुतारबा के अंदर सिर्फ एक एक्टिव होता है और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर होता है। ठीक है। और इसके अंदर ये होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट जो होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर भी प्री रेशो, प्रॉफिट रेशो के ऊपर काम होता है कि पहले अगर जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 100 में से किसी ने 20% इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने 40% इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने दूसरे ने 10 और दूसरे ने 30%, इस तरीके से ये करके 100% बन गया चार लोगों ने। अब जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी लिहाज से उनका रेशो हो सकता है कि तुमने 20% की थी तो जो भी कल को प्रॉफिट आएगा उसका 20% तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। और अगर लॉस हो जाता है तो इट मीन के लॉस भी उनको 20% बेयर करना पड़ेगा।
तो ये जो है मुशारिका इस तरीके से चलता है इक्वली। यहाँ पर कोई भी बंदा सेफ नहीं है। वहां पे मुदारिबा के अंदर जो मुदारिब था वो सेफ था काफी हद तक, क्योंकि उसको लॉस इतना नहीं होता था जितना रब्बुल माल को होता था। ठीक है, इसके अंदर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सब पार्टनर्स के बीच में। अगर कल को कोई नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, तो सब पार्टनर्स को मिलके उसको बेयर करना पड़ेगा और उसको लॉस को पूरा करना पड़ेगा। कोई भी उससे फ्री नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया मुशारका। ये इस्लामिक टर्म्स ही, सिर्फ इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये प्रॉफिट रेशो पे काम करती है और जो कन्वेंशनल बैंकिंग होती है वो इंटरेस्ट रेट पे काम करती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी फ्लक्चुएट करता रहता है, आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वहां पर ये होता है कि आपको फिक्स अमाउंट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक में जाके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाता हूँ, मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें हर महीने 6,000 रुपए दूंगा। ठीक है, इट मीन्स कि डेट्स अ फिक्स्ड अमाउंट। और अगर वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट दूंगा हर महीने, इट मीन्स के जब भी कुछ भी प्रॉफिट होगा उसका अगर मुझे 10% देता है तो इट कुड बी 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो इट मीन्स कि जब ये फ्लक्चुएट करेगा हर मंथ टू मंथ, कभी हो सकता है सेम आ जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज्यादा, तो इट मीन्स कि ये जो है जब फ्लक्चुएट करेगा इट मीन्स कि ये प्रॉफिट है। तो ये जो है हमारे इस्लाम में ये अलाउ है, ये हलाल है। तो इट मीन्स कि हम इसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बट आगे एट द एंड ऑफ द डे सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ कि कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंकिंग में क्या डिफरेंस बताया जाता है। ठीक है जी, फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहते हैं, या कुछ भी अगर वेबसाइट नहीं चल रही है, डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमें ज्वाइन कीजिए और आके हमसे 1-on-1 भी आप सवाल कर सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे एज सुन एज पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मौजूद हैं। तब तक अपना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।